हेलो स्टूडेंट, मन्नू लर्नर पे आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की। ठीक है, जिसमें 30 क्वेश्चन होने वाले हैं और इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अगले 15 क्वेश्चन का हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पेपर है वो 6 जनवरी 2022 का हुआ था, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, पेपर 1 का CDP का। ठीक है, हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चों के विकास का क्रम कैसा होता है। पहला होता है अमूर्त से मूर्त की तरफ जाता है, दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, तीसरा है पैर से सिर की ओर जाता है और चौथा है हाथ से केंद्र की ओर जाता है। ठीक, तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है बच्चों का विकास। मूर्त से अमूर्त की तरफ नहीं होता है, मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है। ठीक है, तीसरा पैर से सिर की तरफ नहीं होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है, ये भी गलत है, क्योंकि केंद्र से बाहर की ओर होता है विकास बच्चों का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसमें। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। कह रहा है इसमें कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं, ठीक है, वो अपना दिन कुछ अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार के बच्चे हैं उनसे। ठीक है, इसमें से कारण जो है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है, सही विकल्प चुने। ठीक है, तो इसमें जो है ए और आर, कथन और कारण दोनों सही है और ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ने का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह उदाहरण विकास के प्रोक्सिमोडिस्टल यानी समीपदुर्मुखी विकास की तरफ दर्शाता है। इसका मतलब ये होता है कि प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब ये होता है कि बच्चों का जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है, यानी कि पहले मेन बॉडी का विकास होता है, उसके बाद छोटी छोटी शरीर के अंगों का विकास होता है। ठीक है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगर हम इसको डिटेल में जाने तो विकास का जो सिद्धांत है, दिशा का सिद्धांत है, वो 2 टाइप का है, एक सिफेलोकाउडल, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, सिफेलोकाउडल में बच्चों का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में बच्चे का विकास जो होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ होता है। इतना समझ आया। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि बच्चे पहले बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद छोटी चीजें यानी मटर के दाने उठा रहा है, तो मतलब केंद्र से पहले मेन बॉडी का विकास हो रहा है, ठीक है, उसके बाद छोटे अंगों का विकास हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 जो होगा वो सही होगा। अगले क्वेश्चन चौथे नंबर की हम बात करेंगे। कथन है, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। तर्क है इसका, बच्चे का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो पहला ये जो है कथन जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, मूल्य, कौशल और रीतियां केवल अभिभावकों से ही नहीं सीखते हैं, बल्कि अपने समाज में रहकर हर एक पर्सन से सीखते हैं, हर एक चीज से सीखते हैं। तो ये तो गलत होगा। ठीक, और जो कारण है वो कह रहा है बच्चे का समाजीकरण एक सरल व रैखिक प्रक्रिया है। नहीं, बिल्कुल गलत है। बच्चों का जो समाजीकरण है वो सरल और रैखिक नहीं है, बल्कि कई दिशाओं में होता है, बहुमुखी होता है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो सही होगा। ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं, परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 बात है, किस अवस्था में बच्चों में वस्तु अस्थायी तो आ जाता है और किस अवस्था में बच्चों में
परिवर्तनीय क्रिया आ जाती है, ठीक है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक, तो देखिए वस्तु अस्थायित्व जो होता है बच्चों में संवेदी चालक अवस्था में ही आ जाता है, यानी कि फर्स्ट स्टेज, पियाजे के फर्स्ट स्टेज में ही आ जाता है वस्तु अस्थायित्व। और रिवर्सिबिलिटी बच्चों में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है, थर्ड में आता है। ठीक है, तो कह रहा है कि रिवर्सिबिलिटी अभी नहीं आई होती है और वस्तु अस्थायित्व हो गया होता है बच्चों में, तो ये जो होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु अस्थायित्व बच्चों में आ जाता है और रिवर्सिबिलिटी अभी नहीं आती है, रिवर्सिबिलिटी इसमें आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक यानी पियाजे के ये सेकेंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इस अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है, मूर्त संसाधन व बहुत सी दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। सेकेंड है, जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड है, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। फोर्थ है, परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1 सही होगा, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को मूर्त संसाधन व बहुत सी दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो बच्चों को दिखाई दे, ठीक है, वो चीजें बच्चों को देकर सिखाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से पाढ़ का सही उदाहरण क्या है। पाढ़ का सही उदाहरण क्या है। पाढ़ का मतलब होता है स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, बच्चों को पहले इशारा दिया जाता है, पहले ढांचा निर्माण उसका किया जाता है। मान लीजिए बच्चों को क बनाना नहीं आता है, तो हम बच्चों को क्या करते हैं, एक छोटी छोटी बिंदी से हम क बना देते हैं। ठीक है, और उसके ऊपर बच्चों को कहते हैं कि आप इसके ऊपर रखकर बनाइए। ठीक है, इसी को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी शुरुआती में बच्चों का मदद करना। ठीक है, ये जो मदद होता है परमानेंट नहीं होता है। ठीक, शुरुआत में बच्चों का मदद कर देना, इसे ही कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो सही होगा, संकेत एवं इशारे देना। ठीक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, लियो वाइगोस्की का मानना था कि सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रक्रिया है। तीसरा, ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। फोर्थ है, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे का स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरे की मदद करने में है। ठीक है, देखिए वाइगोस्की द्वारा नहीं, ये गलत है। सेकंड है, सीखना इनाम के प्रति नियंत्रित प्रक्रिया है, ये भी नहीं होगा। तीसरा, ज्ञान को शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से, निष्क्रिय देखिए निगेटिव वर्ड आ गया है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरे की मदद करने से होता है। यानी कि बच्चे का ज्ञान का निर्माण सबसे अधिक उस क्षेत्र में होता है जहाँ पे बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं स्वतंत्र रूप से। ठीक है, दूसरे की मदद लेके सीखते हैं, समाज में सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, लॉरेंस कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो। तो हमने कई वीडियो में पढ़ा हुआ है, लॉरेंस कोहल वर्ग के सभी स्टेज का डिस्कशन किया हुआ है। हमने पढ़ा है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के 3 लेवल हैं, प्री मोरल, मोरल और पोस्ट मोरल। ठीक है, प्री मोरल में 2 स्टेज आता है, मोरल में भी 2 स्टेज आता है और पोस्ट मोरल में भी 2 स्टेज आता है, एक सोशल कंटेक्ट और एक यूनिवर्सल सार्वभौमिकता। तो सार्वभौमिकता में ही पर्सन ये सोचते हैं कि मानव अधिकार और न्याय सबसे ज्यादा जरूरी है, भले वो सामाजिक कानून के खिलाफ हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यह कहता है कि अधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यानी कि ये सोशल कंटेक्ट में आ जाएगा। अच्छा लड़की ये मोरल स्टेज में आ जाएगा, गुड गर्ल और गुड बॉय। आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास ये प्री मोरल स्टेज में आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम कैसा होता है। एक सरल प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है,
परीक्षाओं पर प्रतिबंधित होता है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, एक सरल प्रक्रिया नहीं होती है ये। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एक सामाजिक प्रक्रिया है क्या? एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो होता है वो एक सामाजिक प्रक्रिया होता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हार्वर्ड गार्डनर से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हार्वर्ड गार्डनर को आप डिटेल में पढ़ लें। ठीक, पहला ऑप्शन है, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता। बिल्कुल गलत। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती है, ये बिल्कुल सही है। हार्वर्ड गार्डनर ये कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में एक अलग प्रकार की बुद्धिमत्ता पाई जाती है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है 8 व्यक्तियों में। ठीक है, और एक व्यक्ति में 1 या 2 से अधिक बुद्धि हो सकती है। तीसरा भी गलत होगा, उपलब्धि बुद्धि का सफल पैमाना है। चौथा भी एक खास वर्ग के व्यक्ति के लिए भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यही कहती है कि हम बच्चे मातृभाषा में अपने सीखें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही होगा, सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करता है? किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखने में मदद करता है? क्या मानकीकृत व एक समान? ये भी गलत है। पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, परीक्षाओं पर पूरी तरह केंद्रित नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित, ये भी नहीं होना चाहिए। संलग्न एवं संदर्भित, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रटने पर की क्षमता का परीक्षण, गलत है। पुनरुत्पादन व याद करने की क्षमता, ये भी गलत है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, ये बिल्कुल सही है। चौथा है, पूरे देश में बच्चों की तुलना करना, तुलना कभी नहीं करेंगे, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही होगा। ठीक है, ये रहा हमारे आज का 15 क्वेश्चन सीडीपी का हमने प्रैक्टिस किया, जो 6 जनवरी का हुआ था पेपर 2022 में, उसका डिस्कशन किया। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।